Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। लास्ट टर्म हम लोगों ने बेटा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स करे थे। आज भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़ा कठिन क्वेश्चंस करेंगे जो नीट मेंस और एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो जनरली रजिस्टर अवेलेबल होते हैं मार्केट में वो एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। ये दो लाइन जो दिख रहा है आपको कनेक्टिंग वायर है और ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में रजिस्टर होता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है इसके लिए कलर कोडिंग की जाती है, यानी डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं। उस कलर से हम उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो इसके ऊपर 4 सर्कुलर स्ट्रिप होते हैं, 4 कलर कोडिंग होती है, 1 2 3 4। किसी किसी में 3 कलर कोडिंग भी हो सकता है, अदरवाइज 4 होते हैं। जो फर्स्ट कलर होगा वो फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड रिंग, ये एक्चुअली रिंग के फॉर्म में होते हैं। सेकेंड कलर रिंग सेकेंड डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रिंग मल्टीप्लायर डिजिट करता है। मल्टीप्लायर का मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसको अभी हम समझाएंगे। और अगर फोर्थ रिंग है तो वो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। टॉलरेंस यहाँ दिया हुआ है, इसका भी मीनिंग हम आगे समझाएंगे। तो पहले तो ये कलर्स क्या क्या है इन रिंग्स के वो दिखाते हैं। तो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। उसके अलावा गोल्ड कलर या सिल्वर कलर का 4th स्ट्रिप हो सकता है। यानी जो 4th स्ट्रिप होगा बेटा वो या तो गोल्ड कलर का होगा या तो सिल्वर कलर का होगा। थर्ड स्ट्रिप भी गोल्ड कलर और सिल्वर कलर का हो सकता है। फर्स्ट और सेकेंड रिंग जो है वो इन 9 कलर्स के ही हो सकते हैं। थर्ड रिंग भी इस 9 कलर में से किसी रिंग का उनका कलर हो सकता है। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग है और टॉलरेंस का क्या मीनिंग है, इसको हम कुछ एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे सपोज करो एक रजिस्टर हम ले लें, इस पे 4 रिंग बने हुए, 1 2 3 4। अब जो फर्स्ट रिंग है उसका ब्लैक तो कलर नहीं हो सकता, ब्राउन से लेके व्हाइट तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 भी जो फर्स्ट है बेटा वो ब्लैक भी हो सकता है। तो यहां से फर्स्ट कलर यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो इसको हम ले लेते हैं रेड। फर्स्ट रिंग इज रेड, ये रेड कलर का है। सेकेंड रिंग हम ब्लू सपोज कर ले, दिस इज अ ब्लू कलर। थर्ड हम येलो कलर ले ले, सो दिस इज येलो कलर। और फोर्थ सिल्वर कलर ले ले, दिस इज ऑफ सिल्वर कलर। यानी हमको एक ऐसा रजिस्टर अवेलेबल है जिसपे 4 स्ट्रिप्स बने हुए, 4 रिंग्स बने हुए। अब इसका हमको रेजिस्टेंस बताना है। तो ये रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? जो फर्स्ट रिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फर्स्ट डिजिट। तो हमारे रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट रेड यानी डिजिट ये शो कर रहा है, यहां कॉलम में लिखा हुआ, यानी 2। देन सेकेंड रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहां पे देखें तो सेकेंड रिंग सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेकेंड रिंग ब्लू कलर का है
एंड ब्लू इज फॉर 6, तो ये 6 हो गया। देन थर्ड रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें इन 2 डिजिट्स में, यानी ये हो गया 26 इंटू किस कलर का? येलो कलर का। तो येलो का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 4, सो इट इज 10 टू द पावर 4। देन प्लस माइनस सिल्वर कलर, लास्ट फोर्थ रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा? टॉलरेंस। तो सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर का टॉलरेंस हम देखें, मल्टीप्लायर नहीं, टॉलरेंस देखें तो 10%। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। तो फर्स्ट 2 रिंग डिजिट क्या रिप्रेजेंट करते बेटा? रजिस्टर का फर्स्ट 2 डिजिट। थर्ड रिंग क्या रिप्रेजेंट करता? मल्टीप्लायर, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 डिजिट से नंबर बना उसमें 10 के कितने पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस फोर्थ रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉलरेंस, जो कि सिल्वर कलर का 10% है, तो 10%। सो दिस इज इट्स रेजिस्टेंस, दिस मच ओम। अब इस 10% का मीनिंग क्या हुआ वो हम समझाते हैं। 10% प्लस माइनस हमने दिखाया, यानी जो कंपनी दे रही है रजिस्टर, उसने अपने तरफ से ये रेजिस्टेंस दिया है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस इतने से 10% ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ये टॉलरेंस दिखा रहा है। तो कितना कम ज्यादा हो सकता है वो दिखाते हैं। 26 इंटू 10 टू द पावर 4 का 10%, 10% ऑफ दिस यानी 10/100। तो ये एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 2.6 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम रेजिस्टेंस, 2.6 इंटू 10 पावर 4, यानी कंपनी ने रेजिस्टेंस ये दिया है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो या तो इतना ज्यादा हो सकता है, प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और या तो इससे इतना कम हो सकता है। यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बीच में लाई कर रहा होगा? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 23.4 इंटू 10 टू द पावर 4 से लेकर इसको इसमें ऐड कर दें 28 कितना हो गया? 6, 28.6 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी ये जो रेजिस्टेंस है ये 23.4 इंटू 10 पावर 4 से 28.6 इंटू 10 टू द पावर 4 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे बेटा, इसमें हमने ले लिया, ये हमारा रिंग है, ये इसके वायर्स हो गए, केवल 3 स्ट्रिप हम दिखा रहे, केवल 3 स्ट्रिप इस पे बने हुए। से फर्स्ट इज येलो और ग्रीन ले लेते, फर्स्ट ग्रीन ले लेते, डिफरेंट कलर चूज करते, ग्रीन। देन सेकेंड इज ऑरेंज, ऑरेंज। देन थर्ड इज ब्लैक, अब इसका रेजिस्टेंस हमको बताना, इसका रेजिस्टेंस क्या है। सो ग्रीन फर्स्ट डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5, सो 5। ऑरेंज सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहा 3, सो 3 इंटू थर्ड रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? मल्टीप्लायर, और वो ब्लैक है, तो 10 टू द पावर 0 प्लस माइनस टॉलरेंस क्या क्या है? नो कलर है,
यानी 3 ही रिंग है, चौथा रिंग है ही नहीं, तो नो कलर हो गया। नो कलर यानी टॉलरेंस 20% का है। तो ये हो गया 53, ये तो 1 हो गया, तो 53 प्लस माइनस 20%, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, ये इसका रेजिस्टेंस है। अब 20% का मतलब क्या हो बेटा कि जो रेजिस्टेंस है, कंपनी ने एक्चुअल रेजिस्टेंस ये दिया है अपने तरफ से, लेकिन हो सकता है रेजिस्टेंस इससे 20% ज्यादा हो या 20% कम हो। तो 20% ऑफ 53 हम निकालें तो कितना आया भाई, इससे ये कट गया 5 और 5 से डिवाइड कर दे तो 5 1 जा 5, 5 0.6, यानी जो रेजिस्टेंस है वो 53 ओम, 53 प्लस माइनस 10.6 ओम है। यानी इससे 10.6 ओम ज्यादा या इससे 10.6 ओम कम के बीच में कहीं भी लाई कर सकता, तो 10.6 कम ले तो ये हो गया 43, 42.4, 42.4 से लेके 63.6 ओम तक ये रेजिस्टेंस वैरी कर सकता है। थर्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते बेटा, ये इस तरीके से एक रजिस्टर बना हुआ है, ये दोनों इसके कनेक्टिंग वायर्स हो गए, 1 स्ट्रिप, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप। पहला हमने ले लिया रेड, दूसरा ले लिया ब्लैक, तीसरा ले लिया येलो, या कुछ और ले लें, ऑरेंज ले लेते इस बार, या फिर इसमें से ले लेते बेटा इसका, क्योंकि इसका भी मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये एक मल्टीप्लायर के तरीके भी यूज कर सकते हैं और टॉलरेंस के तरीके भी। तो तीसरा ले लिया हमने से गोल्ड और चौथा ले लिया सिल्वर। अब हमको इसका रेजिस्टेंस लिखना है, तो फर्स्ट 2 रिंग जो है वो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रेड का डिजिट है 2, ब्लैक का डिजिट है 0, ये मल्टीप्लायर है थर्ड रिंग गोल्ड कलर का, तो गोल्ड कलर का मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1। सिल्वर कलर, ये जो फोर्थ रिंग है बेटा, ये टॉलरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलरेंस। तो प्लस माइनस 10%। ये याद रखो बेटा, अगर यही गोल्ड या सिल्वर थर्ड रिंग रिप्रेजेंट कर रहा तो मल्टीप्लायर होगा, फर्स्ट और सेकेंड रिंग तो नहीं हो सकता, डिजिट में ही आएगा नहीं। तो थर्ड रिंग रिप्रेजेंट कर रहा है तो मल्टीप्लायर होगा, और फोर्थ रिंग यही रिप्रेजेंट करेगा तो टॉलरेंस रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे इस क्वेश्चन में थर्ड रिंग गोल्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है यानी ये मल्टीप्लायर है, और फोर्थ रिंग सिल्वर से रिप्रेजेंट कर रहा है यानी ये टॉलरेंस है। सो इट इज 2 प्लस माइनस 10% ओम, इसका रेजिस्टेंस हुआ इस रजिस्टर का। प्लस माइनस 10% को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहे तो 2 प्लस माइनस इसका 10% 0.2 होगा, तो 0.2 ओम। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसको हम आगे समझा सकते हैं कि ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस 1.8 ओम से लेके किसके बीच में लाई कर सकते हैं बेटा, 2.2 ओम।
यानी कंपनी ने अपनी तरफ से कोशिश किया 2 ओम रेजिस्टेंस बनाने का, लेकिन ये रेजिस्टेंस यहां से यहां तक कुछ भी वैरी कर सकता है। इसको आप क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी ने हमको गलत रेजिस्टेंस दिया अगर इसके बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। हमको लगता है ये 3 क्वेश्चंस सफिशिएंट हैं और इनका प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन 12th के प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना चाहिए। दूसरा, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, नीट के एग्जाम में भी आ सकता है, एडवांस्ड और मेंस में इसके आने का तो बहुत कम चांस है। हाँ, लेकिन मल्टीपल चॉइस में इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। यद्यपि अभी तक आया नहीं इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन, तो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं बेटा, इसीलिए जनरली कोई टीचर इसको पढ़ाता नहीं है एक्सेप्ट स्कूल्स में इस टॉपिक को जरूर पढ़ाते हैं, या फिर वो भी नहीं पढ़ाते, वो कह देते हैं भाई प्रैक्टिकल फाइल में देख लो, मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई कठिन चीज नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन हमने इसको कवर किया बिकॉज हम ये नहीं मानते कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक आपको आना चाहिए, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने पे। लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया था, उसी में आगे हम कंटिन्यू करते एडवांस्ड लेवल और नीट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नीट के स्टूडेंट्स को ये जो सॉल्यूशन है पूरा आना जरूरी नहीं, लेकिन रिजल्ट्स जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ capacitance C completely filled with dielectric of dielectric constant K and resistivity of this dielectric is rho. Resistivity of this dielectric is rho. Find out resistance of capacitor. क्वेश्चन समझ गए भाई? क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर बेटा जो एक डाइलेक्ट्रिक से कंप्लीटली फिल्ड है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर होता है, जिसका रेजिस्टिविटी रो है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है। हमको इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बताना है। देखने में सोचने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि यार कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो इसके अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना है, निकालना इन्हीं के टर्म में, क्योंकि ये चीजें हमको दी हुई है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो इस रेजिस्टर का लेंथ ये हो गया, जिसको हम D से कैपेसिटर के दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वो D से रिप्रेजेंट करता है, वो रेजिस्टर का लेंथ हो गया। और प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो यही इसका हमारे रेजिस्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। सो R इज इक्वल टू रो, L की जगह क्या लिख देंगे बेटा, D अपॉन A। अब हमको इस आंसर को C के टर्म में लिखना है, तो C के टर्म में लिखा कैसे जाए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा यहां हम लिखते, तब थोड़ा हेल्प मिलेगा। K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यही होगा ना भाई कैपेसिटेंस।
तो हम क्या करें, यहां पे नीचे ए तो दिख रहा है, के एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट स्टेप में रो डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए से इससे डिवाइड किया है, इससे इधर मल्टीप्लाई भी कर दे, के एप्सिलॉन नॉट। अब इस डी को नीचे लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां पे दिखा रहे हैं, आर इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट रो, ये जो टर्म है, अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सी, तो के एप्सिलॉन नॉट रो अपॉन सी। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का ये रेजिस्टेंस है। चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन पे आते बेटा। जो भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं बड़े स्टैंडर्ड और अच्छे क्वेश्चन है बेटा, तो नीट के बच्चों को रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए। जो मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, पूरा सॉल्यूशन पता होना चाहिए कैसे होता है। सो देयर इज अ hollow sphere of radius, inner radius r1 and outer radius r2. Made of material of resistivity rho. Find out resistance across inner surface and outer surface. तो क्वेश्चन ये बेटा कि एक हॉलो स्फीयर है, यानी ये यहाँ पे कैविटी है, ये तो सॉलिड होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम हॉलो स्फीयर कहते हैं। एक हॉलो स्फीयर है जिसका इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2 और ऐसे मटेरियल से बना है जिसका रेजिस्टिविटी रो है। तो हमको बताना है इनर सरफेस और आउटर सरफेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इनर सरफेस पे हम कोई पॉइंट ले ले ए, ये हो गया, और आउटर सरफेस पे कोई पॉइंट ले ले बी, यानी इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले रेजिस्टेंस का जो फार्मूला उसको समझते बेटा, वो एक बार हम समझा लेते, फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो फार्मूला ये हर जगह नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहां पे दिखा रहे हैं। सपोज कर लो ये रजिस्टर है ऑफ लेंथ L। पहला कंडीशन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी एरिया लेंथ के अक्रॉस कांस्टेंट होना चाहिए। यहां एरिया ए, यहां एरिया ए, यहां एरिया ए, यहां एरिया ए, हर जगह एरिया ए है, तभी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा, मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए, यानी रेजिस्टिविटी पूरे मटेरियल में कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो रेजिस्टिविटी तो हर जगह सेम है, वो दिया हुआ है, लेकिन जब हम इनर सरफेस और आउटर सरफेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना चाहते बेटा, तो हम कर क्या रहे होंगे, कोई सेल कनेक्ट किए होंगे
इनर सरफेस पे एक टर्मिनल, आउटर सरफेस पे दूसरा टर्मिनल, और करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो उस पे कुछ रेजिस्टेंस लगेगा, उसी रेजिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम यहां पे दिखा रहे हैं। देखो यहां से करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहां ऐसे फ्लो करेगा, यहां ऐसे फ्लो करेगा, यहां ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मान लो हमने बैटरी का टर्मिनल जो लगाया बेटा यहां दिखा रहे हैं, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना, यानी बैटरी का टर्मिनल हमने ऐसे लगाया, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल यहां लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट कर दिया। तो होगा क्या, करंट ऐसे जाएगा, यहां आएगा और यहां से ऐसे करंट फ्लो करेगा। देखो कैसे फ्लो करेगा, यहां पे ऐसे बाहर की ओर फ्लो करेगा, यहां पे करंट, क्योंकि ये हाई वोल्टेज पे होगा, ये लो वोल्टेज पे, तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे ऐसे, तो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा होगा। करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर के केस में जैसे ऐसे इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो हम लेंथ लेते हैं, और करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो एरिया होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो करंट जब इस तरीके से रेडियली फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन को हम लेंथ लेंगे, यानी लेंथ हमारा क्या होगा, R2 माइनस R1। प्रॉब्लम यह है कि इस लेंथ के अक्रॉस जब हम चलेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करोगा। कैसे चेंज करोगा, यहां पे हम दिखा रहे हैं। हम क्या करें, एक रिंग ले लें, इस तरीके से रिंग ले लो बेटा। तो ये जो हमने ब्लू कलर का रिंग बनाया, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ब्लू कलर का वो चेंज कर रहा होगा। जब रेडियस R1 है, यहाँ पे एरिया कुछ और होगा, यहाँ पे एरिया कुछ और होगा। जैसे जैसे हम करंट बाहर की ओर जा रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, और वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr। रेडियस क्या बेटा, स्मॉल r, और थिकनेस dr। अब इसको हम दिखाते हैं। तो इस केस में ये जो स्फेरिकल शेल बनाया ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं, और फिर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे R1 टू R2। तो ये जो स्ट्रिप बनाया है, रेडियली आउटवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो लेंथ क्या होगा dl, और एरिया क्या होगा 4πr²। तो इस शेल का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम dr सपोज कर ले, तो रो L को क्या लिखेंगे, dr, L को लिखेंगे dr, क्योंकि उसी डायरेक्शन dr डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एरिया के परपेंडिकुलर, अपॉन a क्या हो गया 4πr²। तो अब इनर सरफेस और आउटर सरफेस का एरिया करीब करीब सेम है, क्योंकि इनर सरफेस का एरिया होगा बेटा 4πr², आउटर सरफेस का एरिया क्या होगा 4πr प्लस dr होल स्क्वायर। अब dr टेंड्स टू 0 तो एरिया वही रहा, तो रो L बाई ए कांस्टेंट है, इसलिए इस L लेंथ पे हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। फर्दर अब हमको रेजिस्टेंस कहां से कहां तक निकालना है, इनर सरफेस से आउटर सरफेस, यानी रेडियस R1 से लेके R2 तक। तो R1 से लेके R2 तक इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन
R1 टू R2, ये जो कैपिटल R1 है और कैपिटल R2 है बेटा, ये रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना। और ये जो कैपिटल R है ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब रेडियस R1 होगा रेजिस्टेंस 0, रेडियस R2 पे पहुंचने पे रेजिस्टेंस R सपोज कर लें, तो R इज इक्वल टू, यहां पे रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट। अच्छा, ये r टू द पावर -2 है, तो r टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, लिमिट r1 टू r2। सो अब इस लिमिट को पुट कर दें, तो रो अपॉन 4 पाई -1/r2 माइनस माइनस प्लस 1/r1। सो फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। So R is equal to rho upon 4 पाई, ये हो गया -r1 प्लस r2 यानी r2 माइनस r1 अपॉन r2 r1। डायमेंशनली हम देखें तो ये आंसर करेक्ट है। डायमेंशनली क्या होना चाहिए भाई, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो ये एल का डायमेंशन R2 माइनस R1 और R2 इंटू R1 ए का डायमेंशन है। सो दिस इज द आंसर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस, ये इसका आंसर हो गया बेटा। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज a hollow cylinder of length L and inner radius R1 स्मॉल r1 ले लेते हैं, r1 and outer radius r2। resistivity of material is rho। find out resistance of cylinder, find resistance of hollow cylinder across inner and outer surface। तो इनर और आउटर सरफेस के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अगर एंड्स के अक्रॉस निकालना तब तो बेटा बड़ा ही आसान है। इस एंड्स के अक्रॉस निकालना हो तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो, लेंथ हो गया L, और कहीं पे भी जाए क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और ये हमको लगता है ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया भी हुआ।
तो ये तो आसान है। हमको बताना रेजिस्टेंस अक्रॉस इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, यानी बैटरी का एक टर्मिनल इनर सरफेस पे कनेक्टेड है, एक आउटर सरफेस पे, तो करंट जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स फ्लो कर रहा होगा। उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहां पे हम हटा देते बेटा, इस फिगर से सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसके क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं, क्योंकि लेंथ हमको पता है एल, क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं, वहां पे डिटेल दिखेगा कि करंट फ्लो कैसे कर रहा है। तो ये है इनर सरफेस और ये हो गया आउटर सरफेस, क्रॉस सेक्शन को अगर दिखाए तो अगर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का अंदर लगा है, नेगेटिव टर्मिनल बाहर, तो करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, करंट जब ऐसे फ्लो कर रहा होगा भाई, तो अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो लेंथ होता है, यानी लेंथ R2 माइनस R1 होगा। दिक्कत यह है कि R2 माइनस R1 लेंथ पे जब हम ऐसे चल रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है हम दिखा रहे हैं। देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है बेटा, करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो सरफेस है उसका एरिया। तो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का सरफेस ये होगा, ये ए डिटरमिन करेगा। तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं हम, तो एरिया क्या होगा इसका, इंक्रीज करता जाएगा। तो एरिया चेंज कर रहा, तो एक हम स्मॉल स्ट्रिप ले लें, यानी स्मॉल सिलिंड्रिकल शेल ले लें, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया करीब करीब कांस्टेंट है, इसलिए यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे रेजिस्टेंस का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे बेटा, और फिर उसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये जो हमने ब्लू कलर से दिखा है, इसका रेजिस्टेंस डी आर सपोज कर ले। सो डी आर इज इक्वल टू रो एल, यानी करंट के फ्लो के डायरेक्शन में लेंथ हम लेंगे। तो ये रेडियस इसका हम सपोज कर ले, जो सिलिंड्रिकल शेल हमने लिया, इसका रेडियस स्मॉल आर सपोज कर ले, रेडियस स्मॉल आर और विड्थ डी आर। तो यहां से यहां तक करंट फ्लो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लू कलर का रेजिस्टेंस निकालना है अक्रॉस इनर एंड आउटर स्फीयर, इनर एंड आउटर सरफेस। तो यहां से यहां तक जब करंट फ्लो कर रहा बेटा, तो कितना लेंथ चला, डी आर, तो एल की जगह डी आर आ गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेल है, तो सिलिंड्रिकल शेल का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, ये हो गया। यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा उसके परपेंडिकुलर अगर हम सरफेस ले बेटा, तो यही होगा ना। देखो यहां पे ये इस तरीके से हो गया, ये ऐसे सिलेंडर, तो ये एक्सिस हमने ले लिया, तो हर तरफ करंट कैसे जा रहा होगा, यहां पे ऐसे जा रहा होगा। ये करंट के फ्लो का ये डायरेक्शन है। तो ये जो कर्व सरफेस है वो हम सामने से देख रहे हैं, वो यहां से ऐसे दिख रहा है, ये वाला एरिया हमको लेना है। तो इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, फिर इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो रो अपॉन 2 पाई एल कांस्टेंट है, और ये हो गया डी आर बाई आर। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम R1 टू R2, R1 टू R2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, और R1 पे रेजिस्टेंस 0, R2 पे रेजिस्टेंस R, तो R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L। इसका
इंटीग्रेशन क्या हुआ, ln r नेचुरल लॉग r, लिमिट पुट करेंगे तो ln r2 माइनस ln r1, ये लिमिट पुट कर दिया तो ये आ गया। तो ये हो गया रो अपॉन 2 पाई l ln r2 by r1. So this will be resistance of this hollow cylinder across inner surface and outer surface. So this was question number 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। So write down next क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देयर इज अ कोनिकल रॉड of radius r1 at one section and r2 at other section. R2 at other section. The length of cone is L. If resistivity of material of cooled is rho, then find out its equivalent resistance. Find its resistance, equivalent नहीं बेटा, find out its resistance across two ends. इस दो एंड के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते। लेंथ L दिया हुआ, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2। अगेन यहाँ पे देखो तो बात वही है बेटा। दिक्कत क्या है, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में सपोज कर लो फ्लो कर रहा है। हमने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट किया, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाई A में L ये होगा। लेकिन A क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उस फार्मूले को हम यहां से यहां तक नहीं लगा सकते। तो हम क्या करते हैं कि इस एंड से x डिस्टेंस पे एक डिस्क ले रहे हैं ऑफ थिकनेस dx और इस डिस्क का रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा और इसको फिर हम 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे। तो करते कैसे करेंगे, देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, dr इज इक्वल टू रो L बाई A। तो L क्या होगा, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है वो वाला लेंथ, तो dx हो गया, dx बाई A यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये करंट इधर फ्लो कर रहा होगा ना, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये एरिया क्या होगा, इसका रेडियस अभी हम r सपोज कर लेते बेटा, इसको निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब ये r निकालने पहले हम, तो r इज इक्वल टू होगा क्या, तो यहां पे हम देखें
r इज इक्वल टू क्या होगा, r1 प्लस दिस हाइट, यही होगा ना भाई। r इज इक्वल टू क्या होगा, r1 प्लस दिस हाइट, ये वाला हाइट। तो वो हाइट क्या होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसी लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर दें। ये देखो यहां से यहां तक ये r1 है, तो ये जो डिस्टेंस है बेटा ये वाला, ये हो गया r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। इस एंगल को हम थीटा सपोज कर लें। तो अब इस आर को हम निकालेंगे कैसे, tan थीटा हम दो तरह से निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा क्या हो गया, r माइनस r1। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं बेटा, ये वाला ट्रायंगल। तो ये यहां से लेके यहां तक आ रहा है, तो इसका हाइट क्या होगा, r माइनस r1, r माइनस r1 अपॉन x इज इक्वल टू, इस बड़े वाले ट्रायंगल से हम निकाले ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इससे हम tan थीटा निकाले तो क्या होगा, r2 माइनस r1 अपॉन l। देन इस दोनों से हम देखें बेटा तो r माइनस r1 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू x। सो r इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, r2 माइनस r1 अपॉन l x प्लस r1। दिस विल बी रेडियस r। इस r को हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन लेंदी है बेटा, लेकिन आंसर बड़ा इसका सिंपल आएगा। करते हैं। सो इज इक्वल टू रो dx अपॉन पाई, r को लिखा हमने r2 माइनस r1 अपॉन l x प्लस r1 होल स्क्वायर, ये है dr। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक, 0 से लेके L तक। तो हमारा रेजिस्टेंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर रेजिस्टेंस 0, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना, L पे जाकर रेजिस्टेंस R। सो R इज इक्वल टू, यहां पाई कांस्टेंट बेटा, तो रो बाई पाई बाहर आ गया। अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करें, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहां पे थोड़ा ये हटा रहे बेटा, और यहां पे हम समझा दे रहे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये है कैसा, dx अपॉन ax प्लस b टू द पावर 2। यहां पर a कांस्टेंट, यहां पे b कांस्टेंट, ax प्लस b होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन ax प्लस b इंटू a, दिस विल बी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन ये होगा x टू द पावर, बेसिकली ये जो फार्मूला ये यहां से बेटा, इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n
का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ax प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन a n+1। तो यहां पे n का वैल्यू -2 था। n का वैल्यू क्या था बेटा, ये देखो डिनोमिनेटर में तो -2 हो गया, तो यहां पे -2 रखोगे, यहां पे -2 हमने रखा, तो यहां पे भी क्या आ गया, -2 + 1 यानी -1, तो -1। और यहां पे n के जगह हमने क्या रखा, -2, और यहां पे -2 रखोगे तो -2 + 1 क्या आ गया, -1, तो a इंटू -1 -a हो जाएगा। ये साइन हमने यहां पे कर दिया और इसको डिनोमिनेटर में लेते आए, यही हो गया। तो यही इसका इंटीग्रेशन होगा, यहां पे हम दिखा रहे हैं। सो रो बाई पाई, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, -1 अपॉन, देखो a क्या है यहाँ पे, R2 - R1 बाई L, तो R2 - R1 बाई L ये आ गया बाहर। अब ax प्लस बी, ये पूरा ax प्लस बी ये पूरा है, तो ये हो गया R2 - R1 बाई L x प्लस R1, और लिमिट क्या हो गया, फ्रॉम 0 टू L। तो ये इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, यहां पे दिखा देते ऊपर, लिमिट पुट करना हमको, तो R इज इक्वल टू रो अपॉन पाई, ये जो है R2 - R1 बाई L कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं बेटा, L ऊपर चला गया, तो L R2 - R1, अच्छा ये माइनस साइन भी कांस्टेंट है, तो माइनस भी यहीं पे हमने ले लिया, ये ध्यान रखना भाई, माइनस हमने निकाल लिया। अब हम अपर लिमिट पुट करें L, तो यहां पे L पुट करेंगे, तो L और L कट गया, तो ये R2 - R1 प्लस R1 यानी R2 बचेगा, देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करें, तो x को 0 पुट कर दिया बेटा, तो अच्छा ये डिनोमिनेटर में जाएगा ना, 1 अपॉन बचेगा बेटा, 1 अपॉन R2, देन माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो x 0 हो गया, और x 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1 ये आ गया। सो ये आ गया -रो L अपॉन पाई R2 - R1 इंटू R1 - R2 अपॉन R2 R1। अब ये वाला माइनस साइन अंदर इंसर्ट कर दे, इस वाले को दे दे, तो ये हो गया रो L अपॉन पाई R2 - R1 इंटू, ये हो गया R2, माइनस साइन इधर दे दिया तो -R1 अपॉन R2 R1, सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई R1 R2, दिस इज a resistance
ऑफ कोनिकल बार, ये रेजिस्टेंस होगा बेटा। तो ये रिजल्ट है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये याद होना चाहिए, और मेडिकल के स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका बेटा, सिंपल तरीका ये कि कोई अगर सिलिंड्रिकल वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए क्या होगा, पाई R स्क्वायर, यानी इधर का रेडियस R, इधर का रेडियस सिलिंड्रिकल है तो R होगा। पाई R स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, R इंटू R। सिलेंडर के केस में ये होगा। अब कोनिकल केस है तो इधर का रेडियस R1 और इधर का रेडियस R2, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई, इधर का रेडियस R1, इधर का रेडियस R2। तो इस तरीके से आंसर याद कर सकते हो, इस रिजल्ट को याद कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द सॉल्यूशन। सो लेट अस द एंड क्लास हियर, वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन do hard labor, be positive, stay healthy, sayonara, Godspeed, and bon voyage.